Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to continue with features of our constitution and this is the second part of that video. Let us continue our features. The next feature is Directive Principle of State Policy. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को नॉवल फीचर बोला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। डीपीएसपी के बारे में एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मोटा मोटा आइडिया हम आप लोगों को दे रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किस टाइप की डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। डीपीएसपी जो होते हैं वो वेलफेयर स्टेट की तरह इंडिया को इस्टेब्लिश करने का विचार रखती हैं। हाउएवर, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल एंड सो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायोलेशन। फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही ये डिक्लेयर किया हुआ है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ अवर कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये स्टेट की ही ड्यूटी है कि वो इन सभी प्रिंसिपल्स को कानून बनाने में अप्लाई करे। 1980 में मिनरवा मिल्स का केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मिनरवा मिल्स केस में जो कि 1980 में आया था, उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस पर बनाया गया है। अब अगले फीचर की बात करें तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई वो नहीं था, लेकिन बाद में जब इंटरनल इमरजेंसी हुई थी उस टाइम में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने और बाद में एक और अमेंडमेंट हुआ जो कि था 86 और उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में आती हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। कुछ के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्र ध्वज और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और हमारे यहाँ पे भाईचारे की भावना को प्रमोट करना, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करना और ऐसे ही 11 हैं। इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होती हैं नेचर में। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में बात करेंगे और वो है सेकुलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस बने गए हैं जो ये रिवील करते हैं कि जो हमारा कंट्री है, जो भारत है, वो अपने कैरेक्टर में सेकुलर है। पहला है कि वो उसमें प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड ही ऐड कर दिया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दूसरा ये है कि हमारा प्रीएम्बल जो है वो हर सिटीजन को सिक्योर करता है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को। और बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स हैं जो लोगों को आज़ादी देते हैं अपने रिलीजन को फॉलो करने का, उसको प्रोफेस करने का, उसको प्रमोट करने का और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एम्प्लॉयमेंट की। उनको किसी भी रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, 15, 16, 25 एंड सो ऑन। इनके बारे में आप लोग अलग से हम लोग बनाएंगे वीडियो, उसमें बताएंगे। अभी ये सिर्फ अपने फीचर के लिए जान लेते हैं कि हम रिलीजन के आधार पर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं पब्लिक ऑफिसेस में, एम्प्लॉयमेंट में और बाकी जो सुविधाएं हैं उनमें रिलीजन के आधार पर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो ये 26, 27, 28, 29, 30, 44 ये सारे आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और ये रिवील करते हैं कि जो हमारा कंट्री है वो सेकुलर है। हमारे यहाँ इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट चलता है सेकुलरिज्म का, जिसका मतलब होता है कि हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है और जो स्टेट है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। वेस्टर्न में नेगेटिव कॉन्सेप्ट चलता है,
जिसका मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन एकदम बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, पोल्स अपार्ट हैं दोनों, उनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए टेम्परेरी रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जितने भी हमारे देश के सिटीजन हैं जो कि 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुके हैं, उन सबको वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। और जो वोटिंग का अधिकार है वो किसी को भी कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एक्सेट्रा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। हमारे यहाँ कंट्री में वोटिंग एज जो थी वो रिड्यूस कर दी गई थी 18 ईयर्स की, पहले 21 थी। वो हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1988 में हुआ था। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें प्रोविज़न डाला था, वो काफ़ी बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वहाँ पे भी वीमेन को वोट करने का राइट काफ़ी बाद में मिला था। उसके यहाँ वोटिंग आने के काफ़ी बाद में उनको राइट मिला था, और जबकि हमारे यहाँ जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसमें सबको वोटिंग का राइट दे दिया गया। ये नहीं देखा गया कि कोई गरीब है, अमीर है, क्या है, वीमेन के आधार पर या रिलीजन के आधार पर किसी को ऐसा कुछ नहीं किया गया, सबको समान अधिकार दिया गया वोटिंग का। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, और वो है सिंगल सिटीजनशिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टर में फेडरल है और यहाँ पे डुअल पॉलिटी चलती है, यानी कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिटीजन्स को सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप मिलती है, सेंटर की अलग होती है और स्टेट्स की अलग होती है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं सबको, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, सबको इक्वल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में, और वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारी बॉडीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नए फीचर के बारे में बात करेंगे और वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को बनाया, और वो इसलिए बनाया ताकि वो सरकार को मनमानी ना करने दें और वो उनको निगरानी करते रहें। तो कुछ बॉडीज़ हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग और यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे बुलवार की तरह काम करते हैं और सरकार के कामों पर निगरानी रखते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कई सारे प्रोविजंस भी किए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, और भी कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस को डालने के पीछे केवल यही मंशा थी कि जो हमारा कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को बचाए रखा जा सके, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, इसको भी बचाया जा सके। हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आती है, और इसको डिक्लेयर किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, इसको लगाया जाता है ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, और ये आती है आर्टिकल 356 के अंडर। और तीसरी जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 360 के अंडर आती है, और हमारी कंट्री में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पावरफुल हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में बात करें तो वो है 3 टियर गवर्नमेंट का। हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है, सबसे पहले सेंटर की, फिर स्टेट की, और उसके बाद में पंचायती राज या म्यूनिसपैलिटीज़। ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रोविजंस किए गए थे। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उससे हमारा पंचायती राज बने थे, और जो अगला आया था अमेंडमेंट 74th 1992 में ही, उससे जो आया था वो म्यूनिसपैलिटीज़ का आया था। जो पंचायत थी वो पार्ट 9th में ऐड हुए थे और शेड्यूल 11 इनके लिए क्रिएट किया गया था, और जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं वो पार्ट 9th ए में ऐड हुए थे, इनके लिए शेड्यूल 12 बनाया गया था। अब हम लोग
अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में बात करें तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया था, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया था। इसमें कई सारे प्रोविजंस किए गए थे। पहला ये बनाया गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने का लोगों का फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 19 के अंडर आ गया था। दूसरा है, इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने के लिए फंडामेंटल राइट बता दिया गया था। और दूसरा एक DPSP ऐड कर दी गई थी, जो कि आर्टिकल 43B है। और एक पार्ट 9B में एक और आर्टिकल ऐड कर दिया गया था, जिसको बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243ZS टू 243ZT तक एक नया पार्ट ही ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए। अब हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स खत्म हो गए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, बैग ऑफ बोरोइंग्स हो गया, या हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो कई सारे लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोला है। आगे इसका एक और दिया जाता है कि ये कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का। श्रीनिवासन जी ने इसके बारे में ये ऑब्जर्व किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। जो श्रीनिवासन जी से उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भाषा में भी और जो उसका कंटेंट है वो भी कार्बन कॉपी है बिल्कुल 1935 एक्ट का। और यहाँ के जो आइवर जेनिंग्स थे, इन्होंने ये बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो directly derives from the Government of India Act 1935, from which in fact many of its provisions are copied almost textually। जो आइवर जेनिंग है, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे प्रोविजंस उठा लिए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कॉपी ही मार दिया है उसका। और अगला जो इसका क्रिटिसिज्म है वो यह है कि ये एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको भी कई सारे लोगों ने बोला था, जैसे कि ये के हनुमंथैया जी हैं। इन्होंने ये बोला था कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। जो के हनुमंथैया थे, इन्होंने ये बोला था क्रिटिसिज्म करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हम लोग, यानी कि हम लोगों से उनका मतलब है कि जो इंडिया के सिटीजन्स थे उस टाइम के, वो लोग चाहते थे कि हमें वीणा का म्यूजिक सुनने को मिले या सितार का, लेकिन हम लोगों को एक इंग्लिश बैंड का म्यूजिक सुनने को मिल गया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से काफ़ी कॉपी किया गया था। तो उसी पे ये टॉन्ट मारते हुए बोले थे कि हम लोग वीणा का म्यूजिक सुनना चाहते थे, वीणा का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश बैंड सुना दिया गया। इसके बाद में लोकनाथ मिश्रा जी ने भी कुछ बोला था इस पर, वो भी देख लेते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट। इन्होंने पूरा ये बोल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि ये तो हम लोग सरेंडर कर दिए उधर वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। और भी कई सारे लोगों ने कुछ बोला था, ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, ये यूपीएससी इतना पूछता नहीं है। क्रिटिसिज्म में जो इसका अगला है वो है एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, उनकी फिलॉसफी आइडिया पर इसमें नहीं है। जो के हनुमंथैया थे, इन्होंने फिर से यही बोला था इसके बारे में, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट इनविसेज। इन्होंने ये बोला था कि जो महात्मा गांधी थे वो इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल चाहते ही नहीं थे। और इसका जो अगला क्रिटिसिज्म है वो है इसके एलिफेंटाइन साइज के बारे में। जो HV कामत हैं, इन्होंने ये बोला था कि द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर अवर असेंबली इज एन एलिफेंट। जो एम्बलम और क्रेस्ट है जो हमने अपनी असेंबली के लिए सेलेक्ट किया है वो एक एलिफेंट के साइज के जैसा है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। और आइवर जेनिंग्स ने भी ये बोला था, प्रोविजंस borrowed were not always well selected and that the constitution generally speaking was too long and complicated। आइवर जेनिंग्स ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया था और ये बोला था कि जो प्रोविजंस हम लोगों ने बोरो किए हैं हर जगह से वो हमेशा सही नहीं होंगे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। और इसका जो अगला क्रिटिसिज्म है वो पैराडाइज ऑफ लायर्स। सही बात है, आइवर जेनिंग्स ये भी बोले थे कि ये लॉयर्स का पैराडाइज है। आइवर जेनिंग्स ने ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है हमारे यहाँ को, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में यूनिक है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पर मेहनत की थी उसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक MCQ सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नंबर 1 सेकुलर स्टेट, 2 इमरजेंसी प्रोविजंस,
3 fundamental duties, 4th universal adult franchisee, and 5th two-tier government, that is central and state. Select the correct option. Option A 1, 2, 3 and 4, option B 2, 3, 4 and 5, option C 1, 3, 4 and 5 and option D all of the above. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। Thanks for watching our video. Don't forget to subscribe our channel. Keep studying, stay blessed and have a good day ahead.